क्या फिजिक्स को लेके अभी भी आप डरे हुए हैं? क्या फिजिक्स को लेके अभी भी कंफ्यूज है? क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, पीवाईक्यू करना है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू करना है या मॉड्यूल करना है या होमवर्क करना है, क्या करना है? अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो? तो अगर आप इससे कंफ्यूज्ड है तो ये मिशन आपके लिए है। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं मिलने वाला है। आपको क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना होता है और क्वेश्चंस के साथ हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे। तो जब भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा लगता है कि नहीं ये इसके बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर बताना है, तो हम आपको अलग छोटा सा वीडियो या बड़ा वीडियो जैसे भी हो शॉर्ट के हेल्प से भी आपको आपके पास पहुंचा दूंगा मैं, कि जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, है कि नहीं? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा क्या चाहिए आपको, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब रेडी हो ना? अब रेस्क्यू मिशन का 6 नंबर डे में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें देखिए पहली बात तो यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं, देन टॉप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे एंड देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन नीट 2026 में हम लोग करने वाले हैं। तो ये बढ़िया तरीके से हम इस लेक्चर को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देना कोशिश करता हूं कि इस लेक्चर के लास्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मिस मत करिए। एंड में मैंने एक चीज रखा हुआ है, रिवील करना है कि इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है। सारे चीज को आपको बता दूंगा, एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला शीट आपके पास है, मास्टर रिवीजन शीट नीट 2026। ये यहाँ पे हम लोग उस पूरा सेमीकंडक्टर को मोटे तौर पे देखा जाए तो उसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसको पढ़ना है आपको, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है जो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अंदर इंसुलेटर होते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है वो इसके कंडक्टिविटी के ऊपर। हम जानते हैं कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी मॉडरेट होता है, जिसमें रेजिस्टिविटी उसका मॉडरेट लेवल पे होता है। लेकिन इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब ना ही बोल दीजिए, आप बोल सकते हैं। और उसका रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही सॉलिड को डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि और भी चीजें होता है, जैसे एनर्जी लेवल्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। सो एनर्जी लेवल क्या होता है, सो ये छोटा छोटा तौर पे देखा जाए वो थ्योरी पार्ट होता है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे होता है कि यहाँ पे अगर हम लेटिस की बात करेंगे, सॉलिड के बारे में बात करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी लेवल्स बहुत सारे ओवरलैप करते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड आपको दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है आपको कंडक्शन बैंड। अब बैलेंस बैंड कौन सा होता है? बैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाइक करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक करते हैं, उसको हम लोग बैलेंस बैंड कहते हैं। और कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें कंडक्ट करते हैं, उसी बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको फॉरबिडन गैप कहा जाता है। अब इसी को देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नीट इसके ऊपर सवाल पूछा है। नीट इसके ऊपर सवाल पूछा है भाई कि फॉरबिडन गैप का वैल्यू क्या है, बताइए। सो फॉरबिडन गैप जो है वो इंसुलेटर का मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेमीकंडक्टर का यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेस देन 3 होता है, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और कंडक्शन बैंड का तो भाई यहाँ पे बोलने का कंडक्टर का तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके दिमाग में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे बैंड गैप जो है वो आपको समझना है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का कितना होता है? 0.7 होता है। इतना आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो ये हम जानते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दैट मीन सेमीकंडक्टर कंडक्ट करना चालू कर देता है करंट को। तो ये दिमाग में रखना है आपको। सो यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टर जो होगा, रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का, वो घट जाएगा। और इसके वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी घट जाएगा, जिसके वजह से वो कंडक्ट करना चालू कर देता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये प्रो टिप है कि एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो उस कंडीशन पे ये सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो उस सिचुएशन पे कंडक्शन थोड़ा सा कंडक्ट करना चालू कर देता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे डोपिंग बोलते हैं हम लोग। उससे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो उस प्योर सेमीकंडक्टर में कोई अलग से कुछ नहीं होता। जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया तो वो सिलिकॉन ही होगा, और अगर आपने जर्मेनियम ले लिया तो जर्मेनियम होगा। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा एंड होल का कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम रहता है, और उसी कंसंट्रेशन को हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें कंडक्शन बहुत कम होता है, जिसके वजह से हमने क्या करना होता है,
डोपिंग करना पड़ता है, इंप्योरिटीज को हम लोग डॉप करते हैं। इंप्योरिटीज डॉप करते हैं इसका मतलब अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को डॉप करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को पुट करते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से कोल आपको मिल जाता है, और उस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और उसका जो रेशियो होता है 1:, आपको 10⁻⁶ होता है, दैट मींस पार्ट पर मिलियन होता है, तो पीपीएम हो रहा है। ये रेशियो आपको दिमाग में रखना है। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ जी, पी टाइप एंड एन टाइप को अगर एक साथ हम करते हैं तो उसको हम लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं। अब डोपिंग क्या है आपको समझ में आ गया। ऐड करना है किसको, इंप्योरिटीज को। अब किसी किसी में क्या होता है, डोपिंग ज्यादा करते हैं, किसी किसी में डोपिंग कम करते हैं, तो उस हिसाब से डिप्लेशन लेयर का भी वेरिएशन आता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं अब डिप्लेशन लेयर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपने देखा हुआ है, तो इस कंडीशन पे जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन पे ये बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये तो आप जानते ही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर लगभग लगभग सारे बच्चों का क्लास 12 का फेवरेट चैप्टर होता है कि नहीं। तो जैसे बायोबाइंड जिसको कहेंगे, तो ये डिप्लेशन लेयर होता है। अगर मैं डोप करता हूँ, ज्यादा नंबर डोपिंग में ज्यादा कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन पे इसमें क्या हो जाएगा, विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर का वो कम हो जाएगा। एक रिलेशन में आपको बता देता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। मीन्स ये आपने क्या कर दिया, डोप कर लिया, मीन्स नंबर कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा बात यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या होता है, चार्ज, यहाँ पे देखिए चार्ज आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आई, मीन्स एन आई स्क्वायर जो होगा वो होता है मास एक्शन लॉ। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन है, रेट ऑफ रीजनरेशन दोनों बराबर होता है, सो एन ई मल्टीप्लाइड बाई एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये समझ में आना चाहिए। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसके ऊपर भी सवाल आपको पूछा जाता है, नीट इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा जरूर। मास एक्शन लॉ से होता है जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है वो डोनर के बराबर होता है, और होल में क्या होता है, एक्सेप्टर के बराबर होता है। तो उस कंडीशन पे आपको कभी कभी आपको ये अलग अलग कंसंट्रेशन दे देगा, तो उस कंडीशन पे आप इसको अलग से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंडक्टिविटी होता है। सो कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो आप देखिए ड्रिफ्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हो गया मोबिलिटी। सो एन ई इंटू मोबिलिटी, यहाँ पे एन एच मोबिलिटी, ई तो है उसको बाहर कर दीजिए, मोबिलिटी का वैल्यू लिख सकते हैं। मोबिलिटी क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो पढ़ा ही है मोबिलिटी क्या होता है कि नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ये सारे मोटे तौर पे देखा जाए, ये न्यूमेरिकल पार्ट अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये दोनों इक्वेशन से पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आपके पास होता है बायसिंग। जैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को लगा दिया और उसके बाद हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको बायसिंग कहते हैं। जब बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते उसको हम लोग अनबायस कहते हैं, जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब किसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे, जब पीएन जंक्शन को हम एन पी टाइप को, पी साइड को हमने हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाएगा, ये हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है, ये लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये देखिए पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल है और एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल के साथ है, उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। और फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है जी। या फिर कंडक्शन ज्यादा होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वही उल्टा कहानी है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे पी के साथ और हायर पोटेंशियल एन के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन पे ये रिवर्स बायसिंग हो जाता है। सेम उल्टा कहानी हो जाएगा इसमें कि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब इस पी एन जंक्शन को हम लोग डायोड कहते हैं। डायोड का सिंबल भी आप जानते हो। अब जब यहाँ पे कोई सर्किट डायग्राम पूछा जाता है, सर्किट से आपको सवाल पूछता है, तो उस कंडीशन पे हमें सर्किट कैलकुलेशन या फिर नी वोल्टेज क्या होता है कि हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको यहाँ पे दिखा दूं कि पीएन जंक्शन का पी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो ऐसे होता है कि यहाँ पे आपका हो गया V, यहाँ पे हो गया आपके लिए करंट। सो इस कंडीशन पे क्या होता है, आपने वोल्टेज को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ बिकॉज पोटेंशियल बैरियर होता है, देन अचानक ये अब्रप्टली ये इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। अब ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बहुत ही कम करंट यहाँ पे चलता है और देन यहाँ पे ये जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन में एक पर्टिकुलर
डायोड काम करता है जिसका नाम होता है जिनर डायोड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जिनर डायोड क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। तो इस वाले रीजन में ये काम करता है और ये रिवर्स बायसिंग में चलता है। ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, ये रिवर्स बायसिंग हो गया। इसको हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, जो सिलिकॉन होता है उसका नी वोल्टेज होता है 0.7 और फिर जर्मेनियम का जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। ये आपके दिमाग में रखना है, ये नी वोल्टेज होता है और यही पोटेंशियल वेरियर है। मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हम लोग पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल वेरियर भी कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सर्किट डायग्राम हो गया, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डाल दिया, यहाँ पे आपने ऐसे एक डाल दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर डाला हुआ है, आपको बोला आपने बोला कि भाई यहाँ पे आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस में बोल लेता हूँ इतना। जो डायोड होता है वो हमारे पास दो टाइप का डायोड होता है, एक होता है आइडियल डायोड और दूसरा होता है रियल डायोड। ठीक है जी। आइडियल डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो उस कंडीशन पे दिमाग में रखिएगा ये शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? ये शॉर्ट सर्किट होता है भाई साहब, एक प्लेन सिंपल प्लेन वायर हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स बायसिंग में देखा जाए तो वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उस कंडीशन पे ये ओपन सर्किट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये ओसी बन जाता है और ये आपके शॉर्ट सर्किट बनता है। कौन सा? आइडियल डायोड। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है जी। हाँ, अब बट अगर ये पे रियल डायोड होता है, अगर ये रियल डायोड होता है तो पोटेंशियल वेरियर को पहले कवर करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल वेरियर को पहले ओवरकम करना है, फिर आपको यहाँ पे करंट फ्लो करना होता है। सो ये रियल डायोड में क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल वेरियर काम करता है। कौन सा वेरियर काम करता है? पोटेंशियल वेरियर यहाँ पे काम करता है। तो अगर मेरे को करंट बताना है, तो यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ ये सिलिकॉन हो गया, तो करंट मुझे निकालना है, तो वोल्टेज आपके पास कितना है? 1 वोल्ट हो गया। तो पहले के 10 वोल्ट हो गया। सो हम यहाँ पे अगर करंट निकालना चाहेंगे, इसका हम लोग 2 किलो ले रहे होते, तो इसको क्या करेंगे, इस वोल्टेज जो आपको सप्लाई वोल्टेज होगा उससे आपने नी वोल्टेज को माइनस करना है एंड देन रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है जी। ये बात यहाँ पे देखिए, ये बैटरी का है, ये नी वोल्टेज हो गया और यहाँ पे आपका बैटरी हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, ये पार्ट नहीं है, ऐसे होता है। ठीक है जी। हाँ, सो यहाँ पे रेजिस्टर हो गया, ये आप देखिए रेजिस्टर है, ये आपके पास डायोड है, जो भी डायोड होगा उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन का 0.7 हो गया और जर्मेनियम का 0.3 हो गया। ये स्टैंडर्ड नी वोल्टेज है। वोल्टेज वेयर करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, उससे पहले करंट इंक्रीज नहीं करेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे आपको दिखाया है। सो इस वाले स्लाइड में देखिए, यहाँ पे ये इंक्रीज, अभी तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, अचानक इंक्रीज होना चालू कर दिया, इसी को हम लोग बोलेंगे नी वोल्टेज, और ये हो गया करंट। अब अगर मैं यहाँ पे एक दो सवाल आपको करा दूं तो उस कंडीशन पे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर आप सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, सर सर्किट डायग्राम वाला या सर्किट का क्वेश्चन हम लिखो, समझा जी देगा। एक दो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, अभी अभी इमीडिएटली करा देता हूँ, उसमें कोई टेंशन बिल्कुल हमें नहीं लेना है बेटा। ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारे सर तुम्हारे भैया इधर है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं ही ले रहा हूँ टेंशन भाई, तू क्यों ले रहा है। तो पहला सवाल करते हैं इधर से, इससे अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको डायोड दिया हुआ है, अगर ये रियल डायोड है, ध्यान से देख भाई, ये अगर रियल डायोड है, यहाँ पे अगर ये रियल डायोड है तो उस कंडीशन पे आपको मेंशन रहेगा कि ये सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है। लेकिन अगर ये रियल नहीं है, आइडियल है, तो कुछ मेंशन नहीं करेगा। तो आप दिमाग में रखिएगा, इसको अपन कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये आइडियल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे एक बैटरी हो गया, यहाँ पे एक प्लेन है, जिस करंट यहाँ से निकल गया, सो करंट का वैल्यू हो गया आपके लिए कितना, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 किलो, दैट मीन्स इतना मिली एम्पियर। सो आप बोल सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल अपन करते हैं, देखिए अगर ऐसा मैं एक बैटरी ले लेता हूं, यहां पे मैंने एक रेजिस्टर ले लिया और ये मैंने डायोड लिया हुआ है, ऐसे है। दूसरा मैंने ऐसे डायोड लिया हुआ है, यहां पे ऐसे लिया हुआ है, और यहां पे मैंने एक ऐसे डायोड लिया हुआ है कि नहीं भाई। तो अब यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे रेजिस्टर ले लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 किलो ओम ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 किलो ओम ले लिया, और यहाँ पे मैंने 2 किलो ओम ले लिया। ठीक है जी, हाँ जी। अब जरा ध्यान से देखिए, इन फॉरवर्ड बायस ये आपका डायोड एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, बट इन रिवर्स बायसिंग ये क्या करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल हो गया।
सो यहाँ पे ये देखिए रिवर्स बस, ये आपके हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो उस कंडीशन पे हम बोलेंगे कि ये पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है, जिसके वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब इसको खुल दिया जाएगा। अगर इसको अपन इसको खुल देंगे तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा भाई, इसको पूरा गायब कर देते हैं, इसमें कोई वायर वगैरह है ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो खत्म हो गया ये तो। अगर ये खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन पे तो यहाँ पे कोई वायर ही नहीं बचा, उस रेजिस्टेंस में कोई करंट पास ही नहीं करे, ओपन हो गया। लेकिन ये जो डायोड होंगे ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, इनको हमने सीधा ऐसे हटा के दो वायर लगा देना है। अब तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आप बेसिक चीज आप जानते हैं। यहाँ पे आपने करंट का वैल्यू जो है वो वोल्टेज यहाँ पे रियल नहीं है तो माइनस करने का जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल देंगे और वहाँ पर जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये 2 मिली एम्पियर आंसर है। ठीक है जी, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ जी, ये बिल्कुल समझ में आपको आ गया है। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, यहाँ पे देखिए भाई भरपूर सवाल, मैंने बोला ना भरपूर सवाल होने वाला है, भरपूर मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड सवाल है। सो यहाँ पे आप बोलेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे एक डायोड है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे डायोड, इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, ऐसे एक डायोड है, दूसरा मेरे पास ऐसे एक डायोड है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने बैटरी को कनेक्ट करा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, आइए बैटरी को कनेक्ट करते हैं और ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टर। बैटरी का वोल्टेज मैं ले लेता हूँ 2 वोल्ट और इसका ले लेता हूँ मैं 1 किलो ओम। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सिंपल ले रहा हूँ। ऊपर वाले में सिलिकॉन लिया हुआ है, नीचे वाले में जर्मेनियम लिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा एक चीज कि सिलिकॉन जो होता है उसका पोटेंशियल बैरियर क्या है, 0.7 होता है, 0.7 होगा, और इसका कितना होगा, 0.3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे करंट निकालना चाहते हैं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो मेरे को एक चीज बताना, करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज जो है आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इस रास्ते में कम वोल्टेज में काम हो जाता है, इस रास्ते में ज्यादा वोल्टेज लगता है। दैट मींस यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, दो दरवाजा है, तो दरवाजे में एंट्री लेने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इतना पैसा दे रहे होते 0.7 और यहाँ पे आपने कितना दे रहे होते 0.3, तो आप किस में जाइएगा पहले बताइए? जिसमें कम पैसा देंगे उसमें, बिल्कुल सही बात है। तो आप जा रहे किस में, आप ऑब्वियसली इसमें चले जाएंगे, जर्मेनियम वाले में, तो करंट भी वैसे ही चलेगा भाई, ए से निकलते हुए आगे निकल जाएगा। सिलिकॉन वैसे ही रह जाएगा बेचारा, ना पैसा आया ना लोग आए, खत्म खेल। तो इस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं कि करंट का जो वैल्यू है वो इधर से चला गया, इसका मतलब 2 से 3 को माइनस करना है, 0.3 को माइनस करना है, सो 2 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.7 मिली एम्पियर। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहाँ पे देखेंगे दो पैरेलल हो गया, तो ऐसा सिचुएशन है, नाम दे दिया सिलिकॉन है, एक नाम दे दिया जर्मेनियम है, तो उस कंडीशन पे आप इसको ऐसे ही लेंगे। ठीक है जी, एक और सवाल करें इसके ऊपर? चलो इसमें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ना, हमने यह करा हुआ है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हमने देखना है एक और सवाल, देखिए अगेन मैंने एक बैटरी लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिया हुआ है, दूसरा दोनों ले लिया। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 किलो ओम है। अब करंट बताओ भाई। अब करंट बताने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, जर्मेनियम भी यहाँ पे पैसा लेगा और ये सिलिकॉन भी पैसा लेगा, इसका मतलब दोनों मिलके 1 वोल्ट तो खत्म कर देंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बैटरी का वोल्टेज इतना माइनस नी वोल्टेज, ऑब्वियसली इन दोनों का नी यहाँ पे लगने वाला है डिवाइडेड बाई रेजिस्टर, तो करंट का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना हो जाएगा बाबुआ, जल्दी बताओ। I इज इक्वल टू 2 माइनस दिस, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? सर्किट डायग्राम क्लियर हुआ ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आता है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ये है, इसमें एनर्जी बैंड डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे पहला मैंने सेक्शन लिया हुआ है। इसमें क्या सेक्शन है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करने वाला है। न्यूमेरिकल में क्या क्या रहने वाला है, एक तो पीवाईक्यू रहेगा और दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही आपको देखने को मिलेगा। आपके पास यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन है और पांचों सेक्शन में हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज में क्यों कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ टॉपिक वाइज में। रीजन ये है
कि मुझे उस टॉपिक के अंडर में सारे क्वेश्चन लगभग खत्म कर देना है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे आपने करा, कौन सा टॉपिक क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं? पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का मेरा एटलीस्ट स्ट्रेंथ बना हुआ है कि नहीं? इस जो चैप्टर है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, तो इस सेमीकंडक्टर से आपको क्लास 2 क्वेश्चन, ये 25 में आया था लेकिन उससे पहले 3-4 सवाल आता था। तो अपन अगर 25 को देखेंगे तो 25 में 2 सवाल आया हुआ है, 26 में भी ऐसे मान लेते हैं 2 सवाल मान लेते हैं। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी लॉजिक गेट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं एक्चुअली 2 सवाल आते हैं, तो अपन एक मान के चल रहे होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये एक सवाल अपन जेब में आज करने वाले हैं। अगर आज ये कर लेते हैं तो रेस्क्यू मिशन का 6 नंबर दिन पे आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया बताओ जरा, जल्दी बताओ भाई। 36। बात समझ में आ रहा है? हम बहुत दूर नहीं है, पास बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, बढ़ते आगे। चलिए यहां पे देखिए पहला सवाल, देखिए सवाल नंबर 1 क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स एज। कौन सा साल में आया? देखिए 1988। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये 1988 वाला क्यों लिए हुए सर? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है बेटा, काफी भरपूर कॉन्सेप्ट है और ये लोग मिस कर देते हैं, बोलते हैं थ्योरी है याद हो जाएगा, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है जानते हैं? 0 केल्विन होता है। अब यहाँ पे गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, लेकिन आपको इस सवाल को थोड़ा अलग कर देते हैं। अगर बोलता है 0 डिग्री सेल्सियस में बिहेव करेगा कैसे, बच्चा यहाँ गड़बड़ करता है, यहाँ पे मिस्टेक अलर्ट है बाबू, समझ लेना, है ना? क्या है ये? मिस्टेक होने का चांसेस यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो पढ़ के गया है एब्सोल्यूट जीरो, उसने केल्विन नहीं पढ़ा, और नीट वैसे सवाल आपको पकड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लल्लू सवाल मैंने इसीलिए लिया है कि बच्चा गड़बड़ करता है, ये आपको बताना है। तू मेरा बच्चा है, तू गड़बड़ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इसमें ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये क्या कर लिया, अपना टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 0 केल्विन से बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो ये करंट यहाँ पे फ्लो करवा देगा। लेकिन अगर 0 केल्विन में देखा जाए तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। सो परफेक्ट इंसुलेटर जैसा ये बिहेव करने वाला है मेरे भाई। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी टाइप का ही रहता है, जो भी आपको न्यूमेरिकल रहेगा वो तो मैं यू करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी। स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी का क्या मतलब हो गया? रेजिस्टेंस कम होना, मींस कंडक्टिविटी ज्यादा होना। कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है? कंडक्टर का होता है ऑब्वियसली। अब कंडक्टर कौन होता है? मेटल्स होते हैं। तो इसमें चूज कीजिए मेजर कौन है? जर्मेनियम अभी अभी पढ़े हैं, सिलिकॉन अभी अभी पढ़े। अरे ग्लास क्या है भाई? ये तो हो गया इंसुलेटर, बस आपको यहाँ पे सिल्वर हो गया आपके आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 23 में आया भाई साहब, समझ में आ रहा है कि इतना खतरनाक सवाल आया हुआ है, मतलब लोग कर ही नहीं पा रहे है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना है, रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? इज रेसिप्रोकल, ऐसे लिख लेते हैं इसको, है ना? ये दिमाग में आपको रखना है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट। चलो देखो, ये देखिए कब आ रहा है? 2007 पे आ रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे दिखाना है मेरे को, इसीलिए बच्चे मिस कर देते हैं, है ना? बहुत लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पे बोला कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, ईच देयर एनर्जी बैंड गैप्स आर। ये दिया हुआ है आपको, एनर्जी बैंड गैप आपको दिया हुआ है, कार्बन का है, सिलिकॉन का है, फिर जर्मेनियम है। तो हमने पहले वाले स्लाइड में ही ये पढ़ा था कि इसमें जो भी वैल्यू हो रहा होता है, इसका 1.1 होता है, इसका होता है 0.7, होता है कि नहीं होता है भाई? इतना हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। और ये जो है कार्बन कहा गया, कार्बन होता है इंसुलेटर, इसका ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा होता है, मींस एक्चुअली कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड। अगर मैं डायमंड का बात करूं, तो डायमंड का जो एनर्जी गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई, सभी दिमाग में रखना। तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? ऑब्वियसली कार्बन का होगा, देन सिलिकॉन का होगा, देन जर्मेनियम का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कार्बन, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये तो लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सिलिकॉन का ज्यादा है, कम नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपके लिए करेक्ट आंसर आ रहा है। 2007 का क्वेश्चन होता है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होता है। नेक्स्ट हमारे लिए 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएगा, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है नी 26 एक्सपेक्टेड, ठीक है जी, मार्क कर लीजिएगा, क्या पता आपके 26 में यही क्वेश्चन मिल जाए,
है कि नहीं, है ना। तब आप मेरा शक्ल आपके सामने आएगा, अरे सर ने तो बताया था, ठीक है जी। अब तब मुस्कुराएंगे और मैं बैठ के मुस्कुराऊंगा, मैंने भी तो बताया था, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, ये 4th नंबर सवाल हो गया। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आप तो केमिस्ट्री जानते हैं ना जी, केमिस्ट्री जानते हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फॉस्फोरस का, 5। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट होता है कि नहीं होता भाई साहब, हाँ जी। तो पेंटावेलेंट होगा तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इसको हम लोग डोनर बोलते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया डोनर। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, आई स्क्वायर एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, ऑब्वियस बात हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, ध्यान से। इनिशियल कंडीशन पे जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो ये सारे बराबर थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना होल होता है उतना आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, दैट मीन्स होल का कंसंट्रेशन का क्या होगा, एन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ई हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू तो भाई साहब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स होल का कंसंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सवाल जो है वो किस लॉ से आया हुआ है, मास एक्शन लॉ से आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस हो सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे आपको बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन हो गया, ये मान लेते हैं 2 इतना 18 आपको पर मीटर क्यूब ऐसे दे देगा, है कि नहीं, हाँ जी। आपको अगर बोला कि यहाँ पे मैंने डोनर, डोनर जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है, डोनर का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10⁻20 पर मीटर। सो आपको बताना है कि यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन क्या है। सिंपल सिंपल बातें हैं जी। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ लेता तो आप सीधा बोल देते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल है बेटा, मतलब एक सवाल के अंदर पे दूसरा सवाल डाल दिया। बात समझ में आ रहा है। सो ये स्लाइड में 2 in 1 है। अब यहां पे अपन मास एक्शन लॉ अगर अप्लाई करें तो क्या करेंगे, एक्शन लॉ। सो इस मास एक्शन लॉ के हिसाब से हम यहाँ पे समझ सकते हैं एन ई एन आई एन एच इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं एन आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एन एच का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 प्लस 18 मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 36 और नीचे हो गया 2 इंटू 10⁻20। सो इस कंडीशन पे देखिए 2 तो कैंसिल कैंसिल हो जाता है भाई साहब। खैर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। तो अब ये देखिए इस सवाल पे देखिए ये होल कंसंट्रेशन कम हो गया कि नहीं हो गया, पहले कितना था 10⁻18 था, अब कितना हो गया, कम हो गया। तो ये यहाँ पे वैलिड है और साथ साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया। सो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं मास एक्शन लॉ से इस बार सवाल आए। मार्क माई वर्ड्स, समझ में आ रहा है क्या, मास एक्शन लॉ से सवाल आने का बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, बढ़ते आगे। और इसका ऑप्शन जो भी हमने पहले देखा हुआ है डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज लिख लेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर इज, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, मतलब ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। और यहाँ पे भी हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा हुआ था। ये सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, इवन दो एनसीईआरटी बुक में भी आपको लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से समझना है। अल्फा नेगेटिव किसका किसका होता है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, दिमाग में रखना। ये 19 में भी आया हुआ सवाल है, 2019 में भी सवाल आया हुआ था बेटा कि किसका अल्फा नेगेटिव होता है। सो अल्फा क्या होता है हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो यहां पे आप बोल सकते हैं ये नेगेटिव किसका किसका होगा भाई, सेमी कंडक्टर का एंड इंसुलेटर का। और डिटेल में हम बात करेंगे जो इसका कैसे होता है, अल्फा कैसे निकाला जाता है, वगैरह वगैरह चीजें, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा रेजिस्टेंस में हम इसको करेंगे। ऑब्वियसली हमारे लाइनअप में ही तो नेक्स्ट तो सेमीकंडक्टर के बाद ही तो शायद करंट ही है ना। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए पीएन जंक्शन डायोड एंड बायसिंग। तो हमने पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड किसको कहते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, हमने देखा हुआ है। इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको हम लोग एन बोलते हैं। बायसिंग क्या होता है, सबसे पहले बायसिंग समझते हैं। बायसिंग एक्चुअली होता है कि पोटेंशियल को कनेक्ट करना, कनेक्टेड विथ बैटरी।
या यहाँ पे बोल सकते हैं बैटरी इज कनेक्टेड। सो बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन पे उस बैटरी का एक हायर पोटेंशियल होता है, दूसरा होता है लोअर पोटेंशियल, ये आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल। सो हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल जब हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायसिंग कर जाता है, समझ में आना चाहिए। सो ये हो गया आपके लिए पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। अगर इस बैटरी का हायर पोटेंशियल पी के साथ कनेक्टेड होता है, ये हायर पोटेंशियल इसके साथ कनेक्टेड है, ये लोअर पोटेंशियल इसके साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग जब होता है तो उस कंडीशन पे आप दिखने गया डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है। सो हम लिख सकते हैं डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें डिप्लेशन लेयर कम होते ही अब यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा, तो करंट को कंडक्ट बढ़िया तरीके से ये कर लेता है। इसीलिए डायोड, आइडियल डायोड में क्या हो जाता है, आप बोल सकते हैं कि ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि करंट एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करता है, पी टू एन के डायरेक्शन पे। दूसरा, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोल रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ये आपके पास P है, ये आपके पास N है, और ये बैटरी कनेक्ट कर लिया, लेकिन इस कंडीशन पे आपने उल्टा कनेक्ट कर लिया। सो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो ये हो जाएगा आपको रिवर्स बायसिंग। इसमें डिप्लेशन लेयर जो होता है, इसमें डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये अर्थिंग है, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताया कि भाई साहब बताओ जरा इसमें कौन सा बायसिंग है, बताओ जरा, वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए भाई इसमें क्या होगा, बता दिए। हाँ जी मैं बताता हूँ, चलो। जब ग्राउंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है 0। यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई सर्किट है, यहाँ पे कर नहीं रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे तो 2 है, सो P, ये P टाइप है, सो P के साथ 2 है और N के साथ 0 है, कहाँ गया, N के साथ हो गया 0। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल है। सो इफ P VP इज ग्रेटर देन VN, तो हम सीधा बोलेंगे ये फॉरवर्ड बायसिंग है, दिमाग में रखना, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ग्रेटर देन, अब जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब दिमाग में रखिए पोटेंशियल पीक पे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट एक और करते हैं, चलिए देखिए 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 देखिए, ये तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, मेरे को ऐसे लग रहा है भाई आप शायद नहीं कर पाएंगे। ये -2 हो गया, यहाँ पे हो गया -5। अब बताओ जरा, जल्दी पॉज कीजिए और बताइए, जल्दी पॉज कीजिए और बताइए इसका क्या होगा। इसका ओम ले लेते हैं ना, इसका क्या होगा भाई, इसमें भी ये P है, ये N है, इसमें -2 इज ग्रेटर देन -5, तो हम लिख सकते हैं P इज ग्रेटर देन N। अगेन फॉरवर्ड बायसिंग, अगेन फॉरवर्ड बायसिंग, अगेन फॉरवर्ड बायसिंग। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे प्रो टिप है, आप ये दिमाग में रखिएगा कि पोटेंशियल एट P बड़ा है या पोटेंशियल एट B जो N है वो बड़ा है, उन दोनों में से जो बड़ा होगा, P अगर बड़ा है तो फॉरवर्ड, P अगर छोटा है तो रिवर्स। कहानी समझ में आ रहा है क्या। सो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, आप देख लीजिए। कौन से बायसिंग को हम फॉरवर्ड कहते हैं, किसको हम लोग रिवर्स बायसिंग कहते हैं, क्योंकि नीट में ऐसा सवाल आ रहा है, क्या PYQ खोल के देख लीजिएगा। तो सिंपल सिंपल बात होता है कि अगर P टाइप में हायर पोटेंशियल होगा N से, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, या पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट N, तो हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड। अगर पोटेंशियल एट P इज लेसर देन पोटेंशियल एट N, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स। जल्दी से समझ में आ गया, बस एक सवाल आपके सामने आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल होगा क्या, चलो इसमें देखिए, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लेशन, इस रीजन को हमने इंक्रीज कर दिया इन P जंक्शन डायोड ड्यू टू, किसके वजह से यहाँ पे इंक्रीज होता है डिप्लेशन लेयर। अभी अभी मैंने थ्योरी पढ़ाया है, अभी अभी मैंने थ्योरी पढ़ाया बेटा, और ये नीट में आया हुआ है, देख नहीं आया क्या, है ना, तुम्हारे सामने प्रूफ है। सो आप बोल सकते हैं किस वजह से, भाई साहब फॉरवर्ड में तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिप्लेशन लेयर जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता फॉरवर्ड बायसिंग में। अभी अभी मैंने बताया, कहाँ बताया, इधर देखो, ये देखो 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 ना, ये देखो भाई, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होता है किसमें, रिवर्स में। चलो बढ़ते हैं आगे, हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी ये देखिए, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। तो ये आप नीट 2017 में आया हुआ है, नीट 2017 में आया हुआ है। तो इस कंडीशन पे आपने क्या देखा हुआ है कि आपके पास ऐसे 4 सर्किट दिया हुआ है, लेकिन ऐसे पूरा 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन 4 ऑप्शन में से
कौन से में फॉरवर्ड बायसिंग है आपको चेक करना है। तो सबसे पहले अभी अभी मैंने प्रो टिप आपको क्या दिया हुआ है, अगर P का पोटेंशियल N से बड़ा है, P का पोटेंशियल अगर N से बड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ P का पोटेंशियल लेस है इससे, तो हम इसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे चेक करते हैं भाई, चेक जल्दी जल्दी जल्दी। इसका तो इससे छोटा हो गया तो ये नहीं होगा, इससे ये छोटा हो रहा है, यहाँ पे 0 है, या देखिए ये छोटा है, ये भी नहीं होगा, इससे ये 3 है, यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं होगा, तो बचा यही है, बस हो गया आंसर। नहीं 2017 में आया हुआ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। मतलब बहुत रफ्तार में अपन कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल हो गया इधर। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, फिर अमाउंट ऑफ डोपिंग, फिर टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, ये सही बात बोला। क्या बोला इसने, सही बात बोला भाई। ये सारे के सारे चीज पे आप ये डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो रहा है। आप समझ में आ रहा है क्या, ये आपको बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस मिस कर देते हैं, लेकिन जो मिस करते हैं उसको हम मैं लेके आया हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस देन करंट इज मेनली ड्यू टू, किसके वजह से होता है, करंट जो है वो मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में अब ये ड्रिफ्टिंग की वजह से होता है, डिफ्यूजन तो हो नहीं पाएगा, सो ड्रिफ्ट की वजह से होगा। लेकिन ड्रिफ्ट किस कौन सी वजह से हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत ज्यादा छोटा होता है, हमने यहाँ पे देखा था, याद कीजिए ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके वजह से होगा, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी लिखा हुआ है ना, हाँ जी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके करेक्ट दिख रहा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया, पीएन जंक्शन डायोड इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज डबल देन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। अबे भाई साहब मैंने क्या बोला, लेकिन इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड है, अपन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो विड्थ मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे, तो डोपिंग बढ़ा दीजिए, कितना टाइम बढ़ा रहे हो उसको देख लीजिए, ये और ये विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये डिक्रीज हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये डबल तो नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, रिमेन सेम भी नहीं हो रहा है, सो ये डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपन जीनर डायोड में पढ़ते हैं। व्हाट इज जीनर डायोड, जीनर डायोड एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो एक वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा काम करता है। क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करता है, इसको वोल्टेज रेगुलेट करता है, एक बात। दूसरी बात, मैंने शुरुआती में बोला था कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है और वो ब्रेक डाउन में काम करता है। किसमें करता है, ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, इन ब्रेक डाउन रीजन। तो ये दिमाग में आपको रखना है, जीनर डायोड ऐसे होता है। इट विल एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ लेटर, हाँ वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करता है। मींस आप बोल सकते हैं कि ये जिनर डायोड मतलब अगर किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन पे वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, सेम पोटेंशियल ये मेंटेन करता है। आपको मैं बोल देता हूँ, घर के अभी पुराने अभी है कि नहीं पता नहीं, बहुत लोगों के घर पे नहीं होगा शायद, है जो एक स्टेबिलाईजर होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, बड़ा बड़ा अप्लायंसेस होता है, तो उसके साथ साथ आपको एक ये खरीदना पड़ता है, स्टेबिलाईजर खरीदना पड़ता है। वो स्टेबिलाईजर क्या होता है, तो स्टेबिलाईजर की वजह से ये वोल्टेज रेगुलेट करता है। वही कहानी यहाँ पे है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है। सो वोल्टेज इसने रेगुलेट करा, इसका सिंबल जैसे थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, देखिए ये कुछ कुछ लोगों का बाल ऐसे होता है ना भाई साहब, थोड़ा सा स्टाइल मार के ऐसे करके ऐसा करके, मेरा तो भारी घटिया लग रहा है ना, बहुत घटिया लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, हाँ जी। बात क्या करें, अब लगने से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमारे बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसके बाद में थोड़ा सा अच्छा होके आपके पास चला जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इसको हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड, और ये काम करता है इसमें वोल्टेज होता है जेनर वोल्टेज बोल के एक चीज है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है वो दो टाइप का ब्रेकडाउन होता है, एक होता है एबलेंस ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। ये दिमाग में आपको रखना है, दो टाइप ऑफ ब्रेकडाउन होता है। सो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस पार्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है जी, आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये आपने इनपुट डाला, यहाँ पे आपने एक रजिस्टर डाला, यहाँ पे आपने जेनर डायोड रखा, और यहाँ पे आपने दूसरा वोल्टेज को इसको रेजिस्टर को रख दिया। इस रेजिस्टर का नाम होता है लोड, और यहाँ पे जो भी है सोर्स का आर है तो आर ही लिख देते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं 20 वोल्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है जी। और जेनर डायोड जो है वो ब्रेक होता है 15 वोल्ट पे, सोचते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इतना किलो ओम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको
250 ओम। ये सवाल को देखें, आपको पूछा कि आई जेड बताओ क्या है, फाइंड आई जेड। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? आई जेड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? ये सवाल ऐसे टाइप का सवाल जो जेनर डायोड का सवाल देखते हैं ना, लोग गड़बड़ा जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं कि कैसे करेंगे उसको, है कि नहीं? अब देखना कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे इसको। बड़ी देखिए देखिए देखिए, जल्दी देखते हैं। यहाँ पे जेनर डायोड का वोल्टेज आपको दिया हुआ है 15, तो इसका मतलब ये जेनर डायोड जो ब्रेक होता है वो 15 वोल्ट में ब्रेक होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका जीरो ले लेता हूं तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये वोल्टेज मेंटेन करता है ये 15, तो यहाँ पे मैंने 15 ले लिया। तो अब जरा देखिए इस लोड में जो पोटेंशियल है वो आपको दिख रहा है 15, है ना? अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लोड है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? सो आई एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई एल का वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलो, दैट मींस आप बोल सकते हैं 15 मिली एम्पियर। अब ये 15 मिली एम्पियर इसमें जाएगा। अब इसमें जितना भी आप पोटेंशियल बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। जिनर डायोड में ही करंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कहानी क्या है? सो वो आई जेड निकालना है। सो आई जेड निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा 15, यहाँ पे अपने जीरो लिया हुआ है, यहाँ पे अपने क्या लेना है? 20 ले लेना है। सो इस रेजिस्टर पे देखिए आप पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। सो 20 माइनस 15 इज 5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई जेड का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले टोटल करंट चाहिए। सो टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा, आई सर्किट में करंट हो गया 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो गया आपके लिए 250। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे हो जाएगा 1000, ऊपर हो जाएगा 20, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 20 मिली एम्पियर है बेटा। सो 20 मिली एम्पियर हो गया आपका कितना कितना टोटल करंट। सो आप यहाँ पे आईजेड का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। आईजेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे करंट आ रहा होता है, यहाँ पे 15 मिली एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा? 5 मिली एम्पियर। भाई साहब आप बोल सकते हैं 5 मिली एम्पियर है। कितना आसानी से इसको कर लिया। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या करना है? सबसे पहले लोड में जो जेनर डायोड का पोटेंशियल होगा वो लोड के साथ पोटेंशियल कनेक्ट कर लीजिए, वही पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा और इसमें करंट निकाल लेंगे। और इसको करंट निकालने के बाद इस पॉइंट का जीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जितना होगा वो लिख दीजिए इसमें, इससे ये माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाई दिस कर दीजिए, दिस विल बी योर टोटल करंट। इस टोटल करंट से ये लोड करंट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ करंट जेनर डायोड से निकल जाएगा। और क्या समझ में आया क्या? बस, और क्या। चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे आपको बोला सोलर सेल। सोलर सेल का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं, ऐसे होता है, यहाँ पे होता है ऐसे। एक बात तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे आप आई बोल सकते हैं, या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो यहाँ पे ये जो सोलर सेल होता है ये सेल जैसा काम करता है, एक बैटरी जैसा करंट काम करता है, ये ईएमएफ जैसा काम करेगा। क्या जैसा काम करेगा? ईएमएफ जैसा काम करता है। ये फोटोडायोड और एलईडी जैसा काम नहीं करता है। तो इन्हीं 2021 में आया हुआ सवाल है, इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है भाई साहब, दिमाग में रखना इसको, है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। मिस आ जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट वाला करंट हो जाएगा। यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में करंट मिल जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये नीट 21 में आया हुआ है भाई। चलो ये सवाल देखिए। तो जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको इतना दिया 15 वोल्ट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट दिया हुआ है आपको। अनरेगुलेटेड इनपुट्स आपको इतना दिया हुआ है 20। अब आरएस जो है सोर्स का है और जेनर करंट आपको निकालना है। अभी अभी हमने निकाला हुआ है, इसका लोड का तो हमने लिया हुआ था 1 किलो ओम हमारे प्रीवियस सवाल पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। दैट मीन्स आप ऐसे सीधा बोलिए, यहाँ पे एक रेजिस्टर हो गया, यहाँ पे आपने जेनर डायोड देख लिया, यहाँ पे ये। सो यहाँ पे आपने 15 देखा, 15 वोल्ट, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 20। बिल्कुल सही। अब यहाँ से जो भी करंट जाएगा वही जीनर से पास कर लेगा। इसका मतलब आप इससे सीधा बोल सकते हैं 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रजिस्टर का वैल्यू 250 दिया हुआ। चलो जी, और ये हो गया आपके लिए करंट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5, नीचे हो गया 250 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? कैलकुलेट करना है। 5 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, 1/50 हो रहा है, फिर आप पता नहीं, तो इसीलिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऊपर नीचे 1000 में निकल ले, क्योंकि मिली एम्पियर में मेरे को निकालना है। सो 20 मिली एम्पियर इज योर आंसर। फिलहाल इसके लिए हमारा आंसर यही है, डी है। ठीक है जी, हाँ चलो बच गया। यहाँ पे क्वेश्चन इनफाइनाइट आपको देखना है कि नहीं? चलो एनीवे पढ़ते आगे। नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए एलईडी, एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये लाइट को इमिट करता है। क्या कर रहा होता है? लाइट को इमिट कर रहा होता है। एलईडी मींस ये लाइट को इमिट करता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, ये वाला आपको दिया हुआ इसका मटेरियल का जो एनर्जी दिया हुआ है आपको इतना है और वेवलेंथ आपको निकालना है। दैट मींस लाइट इमिट कर रहा होता है। लाइट, एलईडी क्या करता है? लाइट इमिट करता है। लाइट मींस फोटोन होता है। फोटोन का एनर्जी आपको गिवन है, बस आपको लैम्डा निकालना है। सो 12400, ये 1.9, हम 1.9 करके फिर डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? उतना बुद्धू हम थोड़ी है। क्या करेंगे भाई, इसको 1.9 को 2 पकड़ लेते और क्या। सो हो गया 6200। इसे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बस इतना आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? इतना हो गया एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में आएगा इतना नैनोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड क्या है? Which of the following device works only in reverse breakdown region? क्या है? जिना डायोड है कि नहीं? चलो थ्योरी अभी अभी पढ़ाया हुआ है। In third quadrant of IV, अब ये characteristics, photodiode, the current is independent of light intensity, proportional to light intensity, inversely proportional to intensity। ठीक है जी, आप यहाँ पे देखिए, कहानी को मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये होता है हमारा फोटोडायोड जो है। फोटोडायोड एक्चुअली करता क्या है? फोटोन, पहले फोटोन उसके ऊपर गिरता है एंड देन करंट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं, दिमाग में रखिएगा। फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है भाई साहब। किस बायसिंग में काम करेगा? रिवर्स बायसिंग में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोटोन में रिलीज करता है। ये फोटोन रिलीज होता है, फोटोन रिलीज होगा। ये ऑब्वियस बात है, इंफ्रारेड जो हमें दिखता नहीं है, रिमोट उमोट में ये सब होता है। तो ये रिवर्स बायसिंग में होगा, तो ये ऐसे चलता है। इसको डार्क करंट बोलते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो ये ऐसे इंक्रीज होते हुए नजर आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आप बोल सकते हैं इसमें करंट का वैल्यू भी बढ़ते हुए नजर आएगा। ऐसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, करंट भी बढ़ जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे रेक्टिफायर होगा और फिर सर्किट थ्योरी है। रेक्टिफायर और सर्किट थ्योरी। रेक्टिफायर हमारे क्या हो? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसी का नाम होता है रेक्टिफायर। ये एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर देखूं मैं एसी इनपुट, मान लीजिए यहाँ पे आपने इनपुट डाला तो डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके दो टाइप का रेक्टिफायर होता है, और दो टाइप का रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका नाम हाफ से ही समझ में आता है कि यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट होते हैं ये दोनों, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए जो आपको आउटपुट मिलता है, सर्किट भी ऐसे ही होता है। अब इसमें आउटपुट जो अभी हमें लंबा सर्किट में यहाँ पे बना के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, कि आपको बोर नहीं करना चाहता, बस मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होता है इसके स्पेशली, अगर रेक्टिफायर के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए, रेक्टिफायर का उसको आपको अच्छे से समझना है, तो नीचे जल्दी कमेंट करिए कि हमें रेक्टिफायर चाहिए सर, अलग से आप समझा दीजिए। मैं 2-3 मिनट के अंदर रेक्टिफायर को समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट्स के अंदर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो आउटपुट होता है, ये होता है आपके लिए इनपुट आईपी और ये हो गया आपके लिए आउटपुट ओपी। सो ये पॉजिटिव के लिए आपको करंट पास करता है, नेगेटिव वाले सर्किट के लिए करंट पास नहीं करता है। तो ये इसीलिए पूरा साइकिल से आपको आधा मिल रहा होता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा था, यहाँ पे आधा मिला हुआ है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको करंट मिलता है, नेगेटिव साइकिल के लिए कोई करंट नहीं मिलता है, इसीलिए इसको हाफ वेव बोलते हैं। हाफ वेव, आधा वेव रेक्टिफायर। इसका एफिशिएंसी आप देख लीजिएगा, एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है 40.6%। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों में ही आता है, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। आउटपुट का वैल्यू जो होगा वो ऐसे आता है, क्योंकि डीसी में कन्वर्ट करना है तो दोनों ही ऊपर होगा, क्योंकि डीसी मतलब करंट अपना डायरेक्शन को नहीं बदल रहा होता है। सो हमने ये पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव के लिए भी आपको पॉजिटिव आ रहा है। सो ये इसके जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 81.2 होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप होता है, एक होता है सेंटर टेप होता है और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो उसके बारे में वही, जैसे आप चाहिए तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी इतना हो रहा होता है कि नहीं? तो इस पार्ट में मेनली आपको पूछता है दो चीज, एक होता है डीसी वोल्टेज निकालिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी वोल्टेज कितना होगा आपको वो निकालना है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यहाँ पे डीसी वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है आपको V डिवाइडेड बाई
पाई, मीन्स डी जो है वो आपको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वी नॉट, मीन्स वही पिक वैल्यू हो गया, और यहाँ पे इसके लिए होता है 2v0 डिवाइडेड बाई पाई। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो यहाँ पे आपको समझना है आरएमएस वैल्यू जो होगा वो v0 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे v0 डिवाइडेड बाई √2 होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। और बात यहाँ पे पूछता है जिसमें हम लोग बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो रहा है, ये हमने डीसी लिख दिया, ये आरएमएस लिख दिया है ना, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मिटा के आरएमएस ये पे लिख आरएमएस, इसको मैंने क्या लिया हुआ था, आरएमएस का जो वैल्यू है वो v डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इसमें आरएमएस का जो वैल्यू है ये मैं अभी जो लिख रहा हूँ इसको याद रखना है बाबू, दिमाग में रखना है ना, √2। एंड देन रिपल फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर इतना है तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होगा, इतना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक मिल रहा है, यहाँ पे रिपल का मतलब पाल्स, तो पाल्स यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है, तो ये आपके दिमाग में रखना ही रखना है। अब सर्किट थ्योरी देखेंगे, वही सारे चीजें आपको सर्किट कैसे कैसे करते हैं देखिए। चलिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपने देखा कि यहाँ पे ऐसे 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 रिपल बन रहा होता है, जनरली वो नहीं होता है, इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। अब हमें ये डीसी जो है पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एक सिंपल डीसी चाहिए, कांस्टेंट डीसी चाहिए, मींस मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, इसी को तो हम लोग डीसी बोलते हैं। तो इसको डीसी बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए मैं अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो कहानी बन जाएगा। दूसरा एक सर्किट होता है जिसको हम लोग फिल्टर सर्किट बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस के साथ हमने बीच में कैपेसिटर को फिट कर देते हैं, तो कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस अगर है और साथ में आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमें कांस्टेंट डीसी मिल जाएगा, मींस अपने पल्सेटिंग की जगह पे आपने कांस्टेंट डीसी निकाल दिया है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। अब ये पल्सेटिंग डीसी में पल्सेटिंग डीसी को हमने कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, एक तो हमारे पास लोड था, कैपेसिटर था, एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी था। अब इनको क्या करना है, सबको बढ़ा देना है, कैपेसिटर को हाई कर दो, लोड को भी हाई कर दो, और फ्रीक्वेंसी को भी हाई कर दो, बस आपको पल्सेटिंग डीसी से सीधा कांस्टेंट डीसी मिल जाएगा। ठीक है जी, यही बताना था मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट व्हिच कंपोनेंट रिमूव्स एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, तो ये 2023 में ही आया है, तो ये सवाल आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे बोलिए कौन सा, ऑब्वियस बात है कैपेसिटर, बात समझ में आ रहा है, मेनली कैपेसिटर की वजह से होता है, हालांकि सर लोड भी तो होता है, लोड होने से काबिल नहीं होगा, कैपेसिटर चाहिए होता है तभी जाके ये होगा, कैपेसिटर ही बहुत काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये 2022 में आया, मेरा एक बहुत ही बढ़िया बच्चा है जो अभी फिलहाल एम्स कल्याणी में है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जब भी देखता हूं तो मेरे को उसका नाम याद आ जाता है, लेकिन अभी एम्स कल्याणी में है वो, फाइनल 3rd ईयर में है। सो ये क्या कर रहा है, ये सवाल जो है वो उसने गलत करके आया, क्योंकि नोट्स में था बढ़िया तरीके से, है कि नहीं, पूरा मैंने फॉर्मेट जैसे आपको यहाँ पे लिखाया हुआ है, पूरा टेबल मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ था इसको, है कि नहीं, बच्चे ने करा भी है, लेकिन गलत कर लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बस, नहीं तो उसको 180 आ जाता भाई। ठीक है जी, हाँ, फिजिक्स में 180, यस, इसीलिए तो एम्स कल्याणी में है, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं, आप भी जा सकते हो, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हम जा सकते हैं, दूसरी बात बिना पढ़ के तो नहीं जा सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पहले मेहनत करो, फिर सोचो कि यहाँ पे 650 600 के ऊपर मार्क्स आ सकता है, ये पहले सोचो, अगर सोच ही नहीं रहे तो आएगा कहां से, समझ रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, तो ये एम्स कल्याणी को मिटा देते हैं, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको इतना दिया हुआ, इनपुट फ्रीक्वेंसी इतना है तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। बहुत लोग सोचेंगे अरे ये तो आधा होता है, बस 30 हो गया, है कि नहीं, तुम में भी इससे सब लोगों ने सोचा ही होगा, कुछ लोगों ने तो सोचा ही होगा 30 होगा बोल के, है ना। मेरे हिसाब से अगर मेरा ऑफलाइन के बच्चे भी ये देख रहे होते तो उनमें से काफी लोग ये 30 ही सोच रहे हैं। भाई साहब मैंने क्लास में पढ़ाया चीज, है कि नहीं, आपको सोचना जो है, जो मैंने सोचाया था वही सोचना आपको, है कि नहीं। सो इनपुट फ्रीक्वेंसी जितना होगा, देखो यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे रिपल एक ही मिल रहा है, यहां से यहां तक एक साइकिल है, यहां से रिपल, फिर ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, फिर रिपल मिल रहा है, फिर कुछ नहीं, तो ये एक साइकिल है ना, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, रिपल का वही फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर फुल वेव होता तो यहाँ पे आप देख लेते, ये होता फिर ये होता, तो रिपल यहाँ पे 2 बन रहा होता, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे एक ही बन रहा है, तो इसमें एफ है तो इसमें भी एफ होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2f0। कहानी समझ में आ रहा है क्या। सो इस कंडीशन पे 60 हर्ट्ज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन बी दिया हुआ है, चलो ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेम चीज 4 में आया हुआ है, मेरे को बताना है डीसी वोल्टेज बताना है। सो डीसी वोल्टेज बताना है, मैंने अभी अभी पढ़ाया हुआ है। सो ये होमवर्क आपको मैं दे देता हूं, आप इसको बता दीजिएगा। क्या है कमेंट में बता दीजिएगा, है कि नहीं, और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप टेलीग्राम पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड फुल वेव वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन। फुल वेव पीक वोल्टेज इतना है, डीसी वोल्टेज आपको निकालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जी, सिंपल सिंपल बात है, ये है और क्या। आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस एक्ट एज, आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस एक्ट एज क्या करता है, सबसे पहले मैंने तो बताया था आइडियल डायोड रिवर्स बायसिंग में क्या करेगा, बोलो बोलो बोलो, ओपन सर्किट, ओसी, है कि नहीं, कहा गया ओपन स्विच। चलो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला एंड कांस्टेंट चेक। यहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना फॉर्मूला याद किए हैं, कितना अभी तक जितना पढ़े हैं उनमें से सवाल आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड वाला रहेगा और बाकी कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है। ये सेक्शन 5 है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल, एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर टिपिकली कितना होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये नहीं है, बड़ा होना चाहिए, जीरो तो हो ही नहीं सकता, इंसुलेटर है, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए सो दैट ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, कंडक्शन बैंड पे जाएगा तभी तो करंट फ्लो कराएगा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है जी। हो गया, आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट। नी वोल्टेज सिलिकॉन का कितना होगा, सिलिकॉन का याद करो। अरे ये बहुत लोग ये भी क्लिक कर सकते हैं। ये तो आपका कौन सा है, ये कौन सा है भाई, ये आप एनर्जी था, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये एनर्जी होता, कौन सा, एनर्जी गैप सिलिकॉन का, ठीक है जी, तो दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट इन, इसको ऐसे करते हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज, फर्मी लेवल जो है वो किस में लाई करता है वो आपको देखना होता है। फर्मी लेवल जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों में सेम होता है ना, डोनर ज्यादा है ना यहाँ पे डोनर है ना कोई आपको एक्सेप्टर है, यहाँ पे सेम है, इसीलिए बीचों बीच लाई करता है, दिमाग में रखना ये बीचों बीच। ये कंडक्शन बैंड हो गया, यहाँ पे आपके लिए बैलेंस बैंड हो गया, ठीक है जी, बैलेंस बैंड हो गया, यहाँ पे कंडक्शन बैंड हो गया, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये अगर ये से आपको इंट्रिंसिक ना बोल के पी टाइप हो जाता तो ये नीचे होता, अगर एन टाइप होता तो ऊपर होता, कहानी समझ में आ रहा है क्या। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका गैप, ये जो फर्मी लेवल होता है, फर्मी इतना थोड़ा सा एनर्जी आप इसको दे दीजिए टेम्परेचर में, ये एन टाइप में हो जाता है, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन फ्लोज बिकॉज, किसके वजह से ये डिफ्यूजन करंट होता है भाई, किसके वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के वजह से। मींस आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड में हो गया, तो यहाँ पे पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो डिफ्यूज होते हैं, ये इस तरफ आगे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे आता है, ये होल इधर जाता है, जहां पे कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है, मींस हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, ये होल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड में चले जाऊं, वहां पे मेरा आबादी कम है, उधर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चाहता है अरे यहाँ पे तो अपना आबादी बहुत है, अपन शिफ्ट करके यहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में डिफ्यूज हो जाते हैं। सो ये इसके वजह से होल इस तरफ जा रहा है तो ये होल के करंट आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिधर होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है करंट। सो इन दोनों का समेशन होगा आपको डिफ्यूजन करंट, और डिफ्यूजन करंट आप देख रहे होते हैं किधर जा रहे होते हैं, कंसंट्रेशन की वजह से ही जा रहे होते हैं, कंसंट्रेशन की वजह से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं ड्रिफ्ट, दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ड्रिफ्ट, ऐसे लिख देते हैं ड्रिफ्ट करंट, यहाँ पे भी लिख देना, है ना, ठीक है जी। थर्मल एजिटेशन तो वैसे ही नॉर्मली वो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, वो जो भी है उसमें, आगे बढ़ते हैं चले। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज, क्या यूज नहीं कर सकते, रेक्टिफायर अभी अभी पढ़े हुए हम लोग, यहाँ पे एम्पलीफायर जैसा यूज नहीं कर सकते, क्या यूज नहीं कर सकते, ये एम्पलीफायर जैसा यूज नहीं, डिटेक्टर भी कर सकते हैं, स्विच जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच जैसा जैसे ओपन स्विच क्लोज स्विच हमने देखा हुआ है। एम्पलीफायर का मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत सुनाई दिया, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देते तो क्या हो जाएगा, आपका साउंड ज्यादा सुनाई देगा, बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे क्लास उसमें होता है ना, ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, तो जो परफॉर्म कर रहा होता है
वो मान लो एक अपना आवाज से बात कर रहा होता है, लेकिन आप बहुत दूर है फिर भी आपको सुनाई देता है, किसके वजह से? स्पीकर लगाया हुआ था, स्पीकर का नाम है एम्पलीफायर। आने समझ में आ रहा है? उस स्पीकर ने क्या करा, उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर देता है उसका एम्पलीट्यूड को, मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हालांकि ये पहले नीट के सिलेबस में हुआ करता था, बट अभी नहीं है। खुशी बनाओ इसमें, खुश हो जाना चाहिए। एम्पलीफायर नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक था सेमीकंडक्टर का। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यहाँ पे आइए, फॉर पी एन जंक्शन डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इतना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, इसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको इंपॉर्टेंट लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है ना? ये सवाल में लोग अटक जाते हैं, कॉमन सेंस वाली बात होता है, ये थोड़ा सा आप ज्ञान है तो पता कर सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे आपको थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इतना दिया हुआ है, इतना मीटर दिया हुआ है, माइक्रोमीटर आप बोल सकते हैं इसमें। देन आपको दिया हुआ है द पोटेंशियल वेरियर इतना इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द जंक्शन क्या होगा, पोटेंशियल वेरियर वी दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। दूसरा आपको यहाँ पे डी दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, सो 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दोनों का डिवीजन। अरे होता है कि नहीं होता है यार? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? इतना होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू dV अपन dx होता है कि नहीं? माइनस, याद कीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा है। नहीं पता? इतना तो पता है, V डिवाइडेड बाई डी को बोलते हैं। तो इतना तो आपको पता है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, सो यहाँ पे 10⁻⁵ हो जाएगा भाई साहब। दिमाग में आ रहा है? तो कितना अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये ये नहीं, ये 17 में था, नेक्स्ट 19 में है। सो देखिए, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी। क्या लल्लू सवाल है यार, क्या लल्लू सवाल है। सो सेमीकंडक्टर कौन सा है? पी टाइप है, इसका मतलब यहाँ पे होल ज्यादा होगा, क्योंकि ये होल पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्यूरिटीज उसी को डालते हैं ना जो ट्राइवेलेंट होता है, और वहां पे एक होल का कमी, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे होल बन के आ जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ये सब, रिवर्स बायस इन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस इन ए जंक्शन डायोड क्या होता है, ये क्या करता है रिवर्स बायसिंग में? लोअर द पोटेंशियल वेरियर, राइजेस द पोटेंशियल वेरियर, इंक्रीज द मैच्योरिटी चार्ज कैरियर, डिक्रीज द डिप्लेशन लेयर। क्या करता है भाई? डिक्रीज तो नहीं करता है, इंक्रीज भी नहीं करता इसका, है ना? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो राइज द पोटेंशियल वेरियर, ऑब्वियस बात है। क्या करेगा ये? पोटेंशियल वेरियर बढ़ा देता है, तभी तो करंट फ्लो नहीं करता है। कहानी समझ में आ रहा है? पोटेंशियल वेरियर बढ़ा दिया मींस उतना पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा आपको। तो पोटेंशियल को, इतना पोटेंशियल को ओवरकम करेंगे तभी तो जाके आप करंट फ्लो करा सकते हैं। सो ये पोटेंशियल वेरियर बढ़ा देना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, ये कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिटरमाइंड बाय, क्या होता है इसमें? सो फॉरवर्ड बायसिंग नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग से तो नहीं होता है। दूसरा अमाउंट ऑफ डोपिंग नहीं, टेम्परेचर से नहीं, ये बैंड गैप से होता है। ये बैंड गैप, अगर सेमीकंडक्टर में बैंड गैप होगा तो उस बैंड गैप से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप ऐसे कर सकते हैं, इंफ्रारेड हो गया, फिर विव गियर वाला पूरा कहानी आता है, तो उस हिसाब से ये चलता है। मीन्स ऐसे कलर कोडिंग, कलर का जो बातें होते हैं वो एनर्जी गैप है। मीन्स ऐसे कैसे बोल गया सर? सो ये देखिए 2400 डिवाइडेड बाई ई, है कि नहीं? सो ई का मतलब क्या हो गया? एनर्जी हो गया। एनर्जी आप चेंज करेंगे तो ये वेवलेंथ चेंज होगा। तो वेवलेंथ चेंज होगा तो किस रेंज में आएगा, वो ये एनर्जी डिलेट इसमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है यार? एनर्जी ही तो बता रहा है, एनर्जी ही तो डिसाइड कर रहा होता है। सो अगर ये एनर्जी डिसाइड करेगा तो ये वेवलेंथ उस हिसाब से आएगा। सो ये रेड का आएगा, वायलेट का आएगा, या इंफ्रारेड का आएगा, या जो भी आएगा उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये एक्सपेक्टेड सवाल है, मजादार सवाल है। एलईडी, फोटोडायोड, सॉलिड सेल, ये सब आप दिमाग में रखिएगा, है कि नहीं? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल आया, कैलकुलेट द करंट थ्रो इतना, जीना डायोड सर्किट आपको दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे आर एस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और ये आर एल का वैल्यू वेरी हाई, या फिर आर एल का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आर एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब आर एल का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब आई एल का जो वैल्यू है वहां पे 0 है। आपको आई जेड का वैल्यू निकालना है। आई जेड का वैल्यू जो है वो आई जेड इज इक्वल टू आई टोटल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू, इसमें कितना है वोल्टेज? इतना दिया हुआ है कि नहीं? यहाँ पे आपको नहीं, ये तो आपका जीनर का दिया हुआ है, तो इनपुट है आपको 15 है, सो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 500। सो इसको क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई इतना, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 कर दो तो 10 मिली एम्पियर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे मिली एम्पियर में चाहिए। हो गया आंसर? ठीक है जी,
चलो नेक्स्ट। अब तो नेक्स्ट नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे हमने कितना कर लिया, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया भाई। कि 15 पीवाईक्यू था, 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था। यहाँ पे भरपूर सवाल करे और साथ साथ में एक चीज करे, हमने क्वेश्चन के साथ हमने थ्योरी भी करा, या थ्योरी थोड़ा पढ़े फिर क्वेश्चन करे, थ्योरी थोड़ा पढ़े। तो उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक में आप अच्छे कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप लैग कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को लगता है कि ये जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली लाइक कर लीजिएगा और क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें क्या, आगे का जो भी लेक्चर है उसको पाने के लिए, है कि नहीं। मैं आपको बोला था लास्ट स्लाइड में कुछ बताऊंगा, तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स जो है ये सेमीकंडक्टर का जो कितने टॉपिक्स है वो 90% क्वेश्चंस आपको पूछता है। 90% क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले देखिए पीएन जंक्शन डायोड एंड बायसिंग के ऊपर सवाल होगा। यहाँ पे आपको की कॉन्सेप्ट वही फॉरवर्ड बायस, एन टाइप, हायर पोटेंशियल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है आपको कि सर्किट डायग्राम आपको दे देगा, उसमें बताओ भाई इसमें कौन सा बायसिंग होगा, आप बताना जरा। या फिर आपको कैलकुलेट करने को बोलता है, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा कम होगा, ये चीज आपको यहाँ पे पूछता है कि नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं जीना डायोड के ऊपर पूछेगा, जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर पूछता है, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है जनरली देखा जाए तो। की कॉन्सेप्ट क्या है, ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। आप इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे फिर भी जीनर के जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सवाल जनरली क्या पूछता है, कैलकुलेट करता है जीनर डायोड, जो हमने करा भी है। यहाँ पे सीरीज सर्किट जो सीरीज रेजिस्टर आपको दिया हुआ होता है उस कंडीशन पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। ऐसा टाइप का सवाल हमने करा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफी ज्यादा नीट फोकस करता है। मैंने बोला ना मेरा बच्चा गड़बड़ कर रहा था, तो यहाँ पे अब देखिएगा इस कंडीशन पे यहाँ पे, हाँ ये तो सारे कर लिया हमने, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे ये जिनर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो भाई साहब हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है। ठीक है जी, हाँ दिमाग में रखिए। नेक्स्ट आपके पास ये हो गया रेक्टिफायर वाला, रेक्टिफायर किधर है, हाँ जी रेक्टिफायर वाला। यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, दिमाग में रखिएगा। इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, दिमाग में रखना। सवाल क्या पूछता है, कैलकुलेटिंग डीसी आउटपुट, ये आपने सवाल आया भी तो था। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कैपेसिटर इन फिल्टर रिमूविंग एसी रिपल, ये भी आप जानते हैं, तो अभी सवाल भी आया हुआ था ना इसके ऊपर, हाँ जी। सो डोपिंग जो यहाँ पे मैंने ये चीज कैसे बताया हुआ है, मतलब पूरा एनालाइज करा एंड देन ये सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं हवा में बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। हर एक टॉपिक के बाद ये चीज आपको रहने वाला है, ठीक है जी, ठीक है ना, समझ रहे कहानी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पहले नहीं लास्ट में मिलेगा। सो ये हो गया आपको थियोरेटिकल फाउंडेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट टाइप सवाल पूछता है यहाँ पे आपको, या फिर असर्शन रीजनिंग सवाल पूछता है। ये कौन सा आते हैं, डोपिंग एंड चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, जैसे मास एक्शन लॉ वाला कहानी है, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, है ना। सो की कॉन्सेप्ट क्या है, मास एक्शन लॉ, ये भी देखिए ये वाला पार्ट है। यहाँ पे अंडरस्टैंड हाउ डोपिंग पेंटावैलेंट जो भी है आप यहाँ पे दिख रहा है इसके से शिफ्ट हो रहा होता है। लाइकली क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग होल कंसंट्रेशन, गिवन दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड एनआई। जो अभी एक सवाल भी करा था मैंने, एक्स्ट्रा सवाल था वहां पे 30 नहीं, मैंने तो अरे एक सेकंड, मैंने तो 30 बोल दिया ना, गलती से 30 बोल दिया यार। सर्किट डायग्राम कितने सारे कराया, एक्स्ट्रा सवाल भी मैंने कराया हुआ, इसके ऊपर कराया था, मास सेक्शन लॉ के ऊपर सवाल कराया था, है कि नहीं। एक्स्ट्रा तो सवाल, जीना डायोड में भी एक्स्ट्रा सवाल कराया था मैंने, हाँ जी। 30 कहा है, हम लोग 40 तक तो हमने पहुंच ही गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम लोग एलईडी, फोटोडायोड, इनके बारे में काफी अच्छे से पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। जो थ्योरी पार्ट होता है वो एलईडी कैसे काम कर रहा होता है, मतलब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है, उसमें क्या होता है, लाइट को इमिट करता है। जैसे अपने घरों में जो लाइट वगैरह होता है, अभी जो जिस बत्ती से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही तो एलईडी है, एलईडी का ही मदद है। एलईडी क्यों यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है और पावर कंजम्पशन काफी कम होता है। फोटोडायोड के बारे में आप पढ़ना है, सोलर सेल के बारे में, ये सोलर सेल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है और ये दोनों रिवर्स। एक सेकंड, ये तो कोई बायस ही नहीं है, क्या रिवर्स बोल दिया, ये हो गया आपके पास रिवर्स और ये हो गया आपका अनबायस्ड, यूबी में काम करता है, ठीक है ना, RLU ऐसे लिख सकते हो। सो यहाँ पे थ्योरी ग्राफ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ये इजी है, आपको दिमाग में रखना होगा। फोटोडायोड कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए रिवर्स बायसिंग हो गया, करंट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, ये एक सवाल हमने करा भी है इसके ऊपर, है कि नहीं, हाँ जी, इसका रिवर्स बायसिंग में होता है, अभी अभी बोला, कभी सवाल में पूछ लेता है। सोलर सेल है विदाउट एक्सटर्नल बायस, तो इसका जो भी है वो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और एलईडी जो है वो वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, कलर डिपेंड्स ऑन बैंड गैप। ये देखो सारे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी। तो ये हो गया आपका कहानी।
तो ये 5 मैंने टॉपिक आपको बताया हुआ है, हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोटे तौर पे यही पूछता है और हमने ये सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे सारे जो टॉपिक आपको बताया सारे के सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आपको दिख रहा होता है, बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया होगा। तो मेरे को भी तो मजा आया पढ़ा के, आपको मजा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट बताइए। अगर मजा आया तो मजा आया बोल दीजिएगा, उसमें कौन सा है, लव इट ऐसे लिखिएगा, वी लव इट सर। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी क्लासेस, क्योंकि आज 6 नंबर क्लास था, 7 8 ऐसे करके 50 क्लास लेना है बेटा। मैं डेडिकेटेड हूँ, आप होगे नहीं, आप बताइए, क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे है क्लास नोट्स वगैरह, ये जो अभी पढ़ाया हुआ है या जो भी अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है, इवन दो हमने शुरुआत में एक शीट दिखाया था जो फॉर्मूला शीट है, वो भी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक पे ऐसे है, ये एक्चुअली तापादर एस है, ये वाला यहाँ पे देखें, ये एस यहाँ पे एस है, फिजिक्स, ये 2 का मतलब वर्जन 2 अपडेटेड वर्जन है, ठीक है जी। तो ये आप स्कैन कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना है तो सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, कम समय पे ज़्यादा चीज़ आपको मिल रहा है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है। बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उतना लंबा समय नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो आप 2x में पढ़ेंगे, 2x में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा। बात समझ में आ रहा है कहानी क्या है, क्योंकि वो सिर्फ आप देखेंगे मैं ऐसे टाइप का मैं कुछ कर रहा होता हूँ, बट मैं वैसे थोड़ी करूंगा, आपको समझाना है मेरे को, ठीक है जी। स्कैन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और अगला लेक्चर क्या होगा आप जानते हो।